चलिए साहब, आए हुए सभी मेंबरान को नमस्कार। और जरा पेटी बांध लीजिए, आज एक बहुत शानदार राइड पर निकलने वाले हैं। सर, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं, उसे याद करते हैं और दोनों हाथ जोड़कर मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ भी मैं आपको आज बताने आया हूं, जो कुछ मुझे आता है और जो कुछ मैं बताना चाहता हूं, आप तक पहुंचे, आपको गुण करे, आपका फायदा करे। मां सरस्वती को प्रणाम करते हुए सर शुरुआत करते हैं। सर शुरू करते हैं स्कीम QRMP से, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। अभी प्रदीप जी ने कहा कि जीएसटी में आया है तो वो सरदर्द ही होगा, अच्छा तो नहीं हो सकता। सर आप ठीक कह रहे हैं, ये एक धारणा है, क्योंकि जब भी किसी स्कीम को हम बड़े दिल से गले लगाते हैं तो जब उसको अपना लेते हैं तो पता लगता है ये तो मेरी है ही नहीं, तू तो किसी गैर की है। लेकिन सर एक बार इस नई नई स्कीम को एक रिसेप्टिव मोड से हम देखना शुरू करते हैं और ये समझना शुरू करते हैं कि QRMP की जरूरत क्या थी भाई। सब तो ठीक चल रहा था, क्यों बदल दिया, क्यों ले आए नई स्कीम को? आइए जरा देखते हैं। ये हमने स्टार्ट किया अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन और आई विश टू शेयर माय स्लाइड। सर बताइए, स्लाइड सामने आ गई आपके? हाँ, यस सर, विजिबल। सर सर सबसे पहला सवाल हमने पूछा, व्हाट वाज द नीड ऑफ QRMP? क्यों लाए हो भैया? तो सरकार ने जवाब दिया सर, ये कहने लगे इट इज ए ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर। भैया पूरे व्यापार के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए फायदा होगा इसमें। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जीएसटी काउंसिल टू ईज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। अब सर ये बात सुनते ही ना मेरे दिमाग में घंटियां बज गई। यार पहली बात तो तुम ट्रेड फैसिलिटेशन के बारे में सोच रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है, और दूसरी बात ये कह रहे हो कि प्रोफेशनल्स का फायदा होगा इसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। रुको, मैं तो खुद जांच करूंगा इसकी। तो हमने पूछा सर QRMP है क्या, पहले ये बताओ। शुरुआत हुई सर, उन्होंने कहा जी इट इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। बहुत सारे व्यापारियों ने जाकर ये बात कही, बहुत सारे प्रोफेशनल्स ने जाकर ये बात कही कि सर लास्ट डेट तो खत्म ही नहीं हो रही, ड्यू डेट तो खत्म होने का नाम नहीं लेती, हर 10वें दिन, हर 5वें दिन कोई ना कोई ड्यू डेट है। हर वक्त मैं तो मुंशी की तरह से जो है अपने पेपर ही बनाता रह जाता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ तक के लिए टाइम नहीं बचा। इवन कल एक रिप्रेजेंटेशन गया है दिल्ली से प्रोफेशनल्स का, जिसमें लिखा दैट फैमिली लाइफ इज एट स्टेक, द प्रेशर इज सो मच, द सो हाई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपने ये कहा कि जो SMEs हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको ऐसा स्कीम दिया जाए कि कुछ कंप्लायंस बर्डन कम हो जाए, तो हमने आपको ये स्कीम दे दी कि क्वार्टरली रिटर्न दाखिल कर दो और मंथली पेमेंट कर दो। हमने कहा ठीक है सर, क्या है पूरी बात बताओ। इसकी जो आपकी QRMP की फुल फॉर्म है, इसका मतलब तो समझ लिया, अब पूरी पूरी बात बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि QRMP इज ए स्पेशल प्रोसीजर। QRMP is a special procedure for doing what? For submitting returns. For submitting returns, wherein जिसमें क्या होगा? The eligible taxpayer. सब ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। The eligible taxpayers, eligible taxpayers, वही टैक्सपेयर जो स्कीम में आने के लिए एलिजिबल है, who opt into this scheme, मतलब दो राइडर पहले ही आ गए। पहले तो ये कहा कि जो टैक्सपेयर एलिजिबल है वो आएगा, और उसके बाद उस एलिजिबल टैक्सपेयर को भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऑप्ट इन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आपकी अपनी इच्छा है। तो क्या कहा? द एलिजिबल टैक्सपेयर्स हु ऑप्ट इन टू दिस स्कीम shall no longer be required to file their GSTR1 and GSTR3B। ध्यान दीजिएगा सर, GSTR1 तो पहले ही क्वार्टरली हो गया था, 3B के लिए पहली बार ये बात कही जा रही है, shall no longer be required to file
their GSTR1 and GSTR3B on a monthly basis. फाइल तो करना है, लेकिन मंथली फाइल नहीं करना. इंस्टेड इसकी जगह क्या करना पड़ेगा? They shall be required to file the GSTR1 and GSTR3B only once. सिर्फ एक बार फाइल करना पड़ेगा at the end of every quarter. पूरे क्वार्टर में एक बार अपना GSTR1, अपना GSTR3B फाइल कर दो, और जो टैक्स बनता है उसको भैया हर महीने जमा कर दो. एक बार दोबारा से डिवाइड करते हैं और ये पूछते हैं कि आपने क्या कहा था. आपने कहा था जी आपके लिए सहूलियत करने जा रहे हैं. ठीक है सर, आपको रिटर्न हर महीने जमा करनी पड़ती है. हाँ जी सर, वो रिटर्न हर महीने जमा नहीं करनी पड़ेगी. वेरी गुड सर. आपको क्या करना पड़ेगा? 3 महीने खत्म हो जाने के बाद अपना GSTR1 और 3B फाइल कर देना. लेकिन जो टैक्स बनता है भैया, देश चलाना है, टैक्स जो बनता है वो हर महीने आके दाखिल कर देना. तो अब हमारे दिमाग में कई सवाल उठे सर. हमने कहा सर जो टैक्स जमा करना है ये कैसे करें? क्या इसके लिए कोई नई रिटर्न तो नहीं ले आए आप? हमने कहा सर इसमें ब्याज का सिस्टम क्या बनेगा? सर इस टैक्स को जमा करते समय कैलकुलेशन कैसे करना है? क्या वही सारी कार्रवाई फॉलो करनी पड़ेगी जो 3B के टाइम करनी पड़ती थी? इस स्कीम का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा. सरकार ने कहा रुको भैया रुको, सांस लो, तसल्ली करो, इस स्कीम को पहले पूरा समझ लो, अपने सवाल पूछते जाओ, कहां कहां परेशानी है, हम हर बात का जवाब देंगे. बिकॉज this move is expected to reduce compliance burden on SMEs and promote ease of doing business. अब सर क्योंकि मुझे एक बात तो पता लग गई कि रिटर्न को क्वार्टरली कर दिया, मेरी कंप्लायंस को कुछ कम करने की कोशिश की जा रही है. थोड़ा सा विश्वास तो बनना शुरू हुआ इनके ऊपर, लेकिन अभी भी पूरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा. मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये रिटर्न मेरे मतलब की है? क्या ये स्कीम, जो ये स्पेशल प्रोसीजर है, ये छोटे व्यापारी के मतलब का है या नहीं है? तो देखो सर इन्होंने क्या कहा. हमने पहले पूछा सर सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो स्कीम है पूरी QRMP की, ये इफेक्टिव कब से हो रही है? व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ द स्कीम? इन्होंने कहा सर 1 जनवरी 2021 से आपकी ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाने वाली है. तो मैंने कहा सर अच्छा बताओ टैक्स कैसे कैसे जमा कराए हर महीने? आप कह रहे हो कि हर महीने टैक्स जमा कराना है, कोई तरीका है, कोई मेथड है, समझाओ मुझे. तो इन्होंने कहा कि बच्चा इसके 2 मेथड हैं. एक है FSM. तो हमने कहा सर FSM क्या होता है? तो बोले जी फिक्स्ड सम मेथड. मैंने कहा सर फिक्स्ड सम मेथड क्या होता है? बोले रुक जा बताते, तसल्ली रख, पहले पूरी बात सुन. 2 मेथड है, एक है FSM और दूसरा है SAM, यानी सेल्फ असेसमेंट मेथड. और कोई मेथड है सर? नहीं सर नहीं, 2 ही मेथड है, या तो फिक्स्ड सम मेथड या सेल्फ असेसमेंट मेथड. QRMP की स्कीम है, 3 महीने में एक बार रिटर्न दाखिल करनी है, टैक्स हर महीने जमा करना है. टैक्स जमा करने के 2 तरीके, FSM और SAM. FSM फिक्स्ड सम मेथड, SAM सेल्फ असेसमेंट मेथड. नाम सुन के मुझे कुछ ऐसा समझ में आया कि फिक्स्ड सम, ये मुझे कहेंगे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करा दे और उसके बाद तेरा पिंडा छोड़ देंगे. सेल्फ असेसमेंट मेथड का मतलब ये हुआ कि जो नाम से मुझे समझ में आ रहा है कि खुद से अंदाजा लगाओ, फिक्स सम जमा कराने की जरूरत नहीं है, खुद से अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा टैक्स कितना बनता है, वो जमा करा दो और उसके बाद तुमसे हिसाब किताब करेंगे. चलिए साहब कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. हमने कहा सर कि फिक्स सम मेथड के अंदर बताइए आप क्या कहना चाहते हो, एक एक करके डील करते हैं, तब बात समझ में आएगी. जब इन्होंने फिक्स सम मेथड की बात करी तो इन्होंने कहा कि देखो सर फिक्स सम मेथड फॉलो करते समय 2 पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. मैंने कहा सर वो क्या? उन्होंने कहा देखो सर ऐसा हो सकता है कि आप QRMP में आने से पहले आप अपनी रिटर्नें मंथली फाइल कर रहे थे. आप अपनी रिटर्नें मंथली फाइल कर रहे थे. मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो छोटा व्यापारी था. उन्होंने कहा नहीं सर सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को. पहले 1.5 करोड़ रुपए से कम के जो व्यापारी थे, 1.5 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर के जो व्यापारी थे, सिर्फ उनकी रिटर्नें क्वार्टरली हुआ करती थी. अब यहां जब QRMP आया
तो आपको मैं आगे जाकर बताऊंगा कि 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वाले जितने भी व्यापारी हैं, 5 करोड़ से नीचे टर्नओवर वाले जितने भी व्यापारी हैं, उनको मैं इस स्कीम में लाने वाला हूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम थी, फिर भी आप मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे। ऐसे बहुत लोग थे सर, 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर थी लेकिन रिटर्न मंथली फाइल कर रहे थे, जीएसटी और 1B और 3B भी, ऐसे बहुत लोग थे। और अगर किसी भी कारण से आज आप क्यूआरएमपी में आना चाहते हो, फिक्स सम मेथड लेना चाहते हो, और आपकी जो क्यूआरएमपी से पहले की नॉर्मल पुरानी रिटर्न्स थी वो मंथली है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। और दूसरी पॉसिबिलिटी कि आप अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे थे। मैंने कहा सर ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई कि मैं अगर क्यूआरएमपी में आना चाहता हूं तो मेरे पास क्यूआरएमपी से पहले दो तरह की पॉसिबिलिटीज थी, या तो मैं अपनी रिटर्न मंथली फाइल कर रहा था या मैं अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहा था। अब बताओ आगे क्या कहना चाहते हो आप। तो उन्होंने कहा सर देखो, अर्लियर पीरियड जो हमने ऊपर मेंशन किया, इसका मतलब है क्यूआरएमपी में आने से पहले वाला पीरियड में। मैंने कहा हाँ सर, ये बात मुझे समझ में आ गई, आगे बताओ क्या कहना चाहते हो। इन्होंने कहा सर अगर आप फिक्स सम मेथड में आना चाहते हो और आप फिक्स्ड सम मेथड, एक फिक्स अमाउंट जमा कराने की बात हो रही थी, और आपकी रिटर्न पहले मंथली थी, तो हम क्या करवाने वाले हैं आपसे। तो सरकार बोल रही सर इस समय ध्यान दीजिएगा, सरकार कहती है कि हम आपसे क्या करवाने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं सर? 3। जो तीसरा महीना है आखिरी, ये अब हमारा जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है, जिसके लिए हमने क्यूआरएमपी ऑप्ट करना है कि नहीं करना, इसका फैसला करना है। जनवरी फरवरी मार्च, फोर्थ क्वार्टर से जस्ट पहले जो महीना था जिसकी रिटर्न मैंने दाखिल करी होगी, वो था दिसंबर 2020। दोबारा से बात सुनते हैं। क्यूआरएमपी ऑप्ट करने से पहले मैंने ये पता किया कि फिक्स्ड सम मेथड मैं कैसे फॉलो करूंगा अगर मेरी पुरानी रिटर्न्स मंथली थी। जिस महीने का टैक्स मैं जमा कराने जा रहा हूं, यानी फोर्थ क्वार्टर का टैक्स कैसे जमा कराना है, हर महीने, जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग। तो जब मैं टैक्स जमा कराने गया, मैंने पूछा कि सर फिक्स सम मेथड फॉलो करते हुए मंथली रिटर्न वालों को क्या करना है। तो इन्होंने कहा टैक्स पेड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, टैक्स पेड बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in the last month of the immediately preceding quarter। यहां तक रुको सर, पहले समझ लो। फोर्थ क्वार्टर का पिछला क्वार्टर था थर्ड, उसका लास्ट मंथ था दिसंबर। ये कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आपने जितना टैक्स जमा कराया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके, आपकी टोटल लायबिलिटी थी 2 लाख रुपए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके आपने जमा कराए 50,000 रुपए। 1.5 लाख आपके पास इनपुट था। तो ये कह रहे हैं कि वो 50,000 की अमाउंट से हम कंसर्न्ड हैं। आप उस 50,000 की अमाउंट को पकड़ो पहले, जो आपने दिसंबर के महीने में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके जमा कराई थी। वो 50,000 की अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अब बताएंगे कि उसका क्या करना है। This amount which was paid by debiting electronic cash ledger in the last month of the preceding quarter shall be paid through electronic cash ledger in the first and second month of current period। फिक्स सम मेथड की बात हो रही है सर। हमने पहले बात करी क्यूआरएमपी स्कीम है, क्यूआरएमपी स्कीम में हर महीने टैक्स जमा कराना है। हर महीने जब आप टैक्स जमा कराएंगे, दो तरह की स्कीम है, पहले फिक्स सम मेथड, फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड। हमने सबसे पहले फिक्स सम मेथड को डिस्कस करना शुरू किया। फिक्स सम मेथड में हमने बात करी कि 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि आप अपनी रिटर्न मंथली दाखिल कर रहे थे, दूसरी है कि क्वार्टरली दाखिल कर रहे थे। अभी हम सिर्फ उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अपनी रिटर्न मंथली जमा कराई। मंथली जमा कराने वाले आदमी ने
अगर दिसंबर महीने में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 50,000 रुपए जमा कराए थे, तो आपने पहले महीने और दूसरे महीने में 50,000 रुपए जमा कराने हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू क्यूआरएमपी ऑप्ट करने के बाद। यहां तक क्लियर है सर? आगे चले, बताओ प्रदीप जी, यहां तक क्लियर है सर? आगे बढ़े, चलिए सर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर यह कहा गया कि अगर मेरी रिटर्न्स मंथली थी और मैं क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2020 में टैक्स जमा करा के आया यूजिंग माय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कितना कितना टैक्स जमा कराया मैंने? सीजीएसटी में 50 रुपए, एसजीएसटी में 50 रुपए, आईजीएसटी में 500 रुपए और सेस में 15 रुपए। ये मेरी दिसंबर की पेमेंट थी जो मैं जमा करा के आया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो अभी जो मेरे करंट पीरियड के अंदर क्यूआरएमपी ऑप्ट करने के बाद फर्स्ट और सेकंड मंथ की पेमेंट बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। वो कितनी बनेगी? 50 रुपए सीजीएसटी, 50 रुपए एसजीएसटी, 500 रुपए आईजीएसटी और 15 रुपए सेस। एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट वाज पेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा चलिए ठीक है साहब, मंथली जो फाइलर थे, जो मंथली फाइलर्स थे, उनकी तो बात हमें समझ में आ गई। अगर मेरे क्लाइंट की रिटर्न क्वार्टरली जा रही थी और मैं फिक्स सम मेथड ऑप्ट करना चाहता हूं, तो क्या होगा? तो मुझे समझाया गया, देखो बड़े ध्यान से समझना। क्योंकि आपकी रिटर्न क्वार्टरली जा रही थी, तो पूरे क्वार्टर में आपने जितना कैश लेजर से टैक्स पे किया, क्वार्टर कौन सा? जो क्यूआरएमपी ऑप्ट करने से जस्ट पहले, जो क्वार्टर था, उसमें आपने जितना टैक्स पे किया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करके, उसका 35% आपने जमा कराना है। कब जमा कराना है? पहले महीने में और दूसरे महीने में। मैंने कहा सर रुक जाओ, 35% का क्या हिसाब बना? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, अगर 100 है और महीने 3 है, तो जब उसके 3 हिस्से करोगे तो कितने बनेंगे? मैंने कहा सर 33.33। बोले बेटा इसको राउंड ऑफ कर दे। तो मैंने कहा सर राउंड ऑफ करके तो 30 बनना चाहिए। बोले नहीं बेटा, हमारा वाला राउंड ऑफ 35 बनता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, 35% जमा कराना है पहले मंथ में, 35% जमा कराना है दूसरे मंथ में, और उसके बाद जब आप तीसरा महीना खत्म, यानी क्वार्टर जब खत्म हो गया, तो अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जब फाइल करने जाओगे, तब आप गवर्नमेंट से हिसाब किताब करोगे कि मेरा कितना टैक्स जाना चाहिए था, कितना गया, ज्यादा है, कम है, क्या है। वो कैसे करेंगे वो आगे बात करते हैं। फिलहाल हमने ये बात करी कि पहला महीना जो क्यूआरएमपी ऑप्ट करने का पहला क्वार्टर है, उसके अंदर अगर मैं फिक्स सम मेथड ऑप्ट कर रहा हूं और मेरी रिटर्न पहले मंथली या क्वार्टरली जा रही थी, तो मैंने इसको कैसे डील करना है। राइट सर? आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि पिछले मेरी रिटर्न क्वार्टरली थी और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल करके मैंने 100 रुपया सीजीएसटी जमा कराया, 100 रुपया एसजीएसटी जमा कराया, 500 रुपया आईजीएसटी जमा कराया और 50 रुपया सेस। ये पूरे क्वार्टर की पेमेंट है जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू करी। तो अब जो मेरा पहला और दूसरा महीना है, यानी जनवरी और फरवरी का महीना 2021 का, इसमें लाइबिलिटी कितनी कितनी बनेगी सर? ध्यान से देखिएगा। 100 रुपए का 35%, 35 रुपए, 100 रुपए एसजीएसटी का 35%, 35 रुपए, 500 रुपए आईजीएसटी का 35%, 175 रुपए, और 50 रुपए सेस का 35%, 17 रुपए 50 पैसे, 17 रुपए 50 पैसे। सर यहां पर हमने ये देखा कि अगर मैं रिटर्न क्वार्टरली दाखिल कर रहा था, तो जनवरी और फरवरी में 35% टैक्स मुझे जमा कराना है, और क्वार्टर खत्म होने पे अपना जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करके अपने टैक्स का प्रॉपर हिसाब किताब करके हम गवर्नमेंट से
ये बात करेंगे कि कितना टैक्स जाना चाहिए था, कितना चला गया, कम है या ज्यादा है, और उस समय ट्रीटमेंट क्या होगा वो आगे देखेंगे। यहां तक सर कोई सवाल? अब तक हमने डिस्कस किया कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है। क्यूआरएमपी स्कीम में टैक्स पेमेंट करने के दो मेथड हैं। उन दो मेथड में से पहला मेथड हमने टेकअप किया फिक्स्ड सम मेथड। फिक्स्ड सम मेथड के अंदर, क्योंकि ये पहला क्वार्टर है, इसमें हमने ये देखा कि अगर क्यूआरएमपी ऑप्ट करने से पहले पिछले क्वार्टर में कोई आदमी मंथली टैक्स पेयर था तो उसको कितना कितना टैक्स जमा कराना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, और अगर कोई व्यक्ति क्वार्टरली टैक्स पेयर था तो उसको कितना कितना टैक्स जमा कराना है। अब सवाल ये उठता है सर कि जिस दिन मैं टैक्स पेमेंट करने गया, एक मिनट, पहला क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि अगर मैं फिक्स्ड सम मेथड ले रहा हूं, अगर मैं फिक्स्ड सम मेथड ऑप्ट कर रहा हूं और मैंने 35% जमा करा दिया थ्रू कैश लेजर पिछले क्वार्टर को देखते हुए, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पिछले क्वार्टर में मेरा टर्नओवर बहुत कम रहा हो और इस क्वार्टर में मेरा टर्नओवर बहुत ज्यादा हो रहा है। पिछले क्वार्टर में मेरा टोटल टैक्स जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा हुआ वो सिर्फ 1 लाख रुपया था, लेकिन इस बार जनवरी महीने का ही टैक्स, अकेले जनवरी महीने का टैक्स मेरा 2 लाख रुपए बनता है। इस केस में क्या होगा? क्या मुझे 35% जमा कराने के बाद सरकार परेशान नहीं करेगी? बिल्कुल सर, यही स्कीम है। आपका जो टैक्स बन रहा था वो जितना मर्जी बन रहा था, क्यूआरएमपी स्कीम के तहत आपने 35% टैक्स जमा करा दिया तो पहले और दूसरे महीने में सरकार आपको कुछ नहीं बोलने वाली। जो भी पैसे का हिसाब किताब होगा वो तीसरे महीने के एंड पे होगा, और उस समय भी अगर आपने टाइम से अपना टैक्स जमा करा दिया तो कोई ब्याज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक चलेगा। आगे देखते हैं। सवाल ये पूछा गया, जब टैक्स पेयर को ये सारी बातें बताई गई तो कुछ ऐसा दिखाई दिया कि यार ये तो लग रहा है ऐसा कि कहीं पैसे बच जाएंगे अपने। वाइस वर्सा भी तो है सर। हाँ वाइस वर्सा, भाई उसकी उस पे आते हैं सर, रुको ना। अभी हमने एक लिमिट डिस्कस किया फिक्स सम मेथड, अभी सेल्फ असेसमेंट में तो आई ही नहीं। अब देखो सर, अगला सवाल ये उठा कि सर अच्छा ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा कराओ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा कराने का मतलब ये हुआ कि मेरी आउट ऑफ पॉकेट जमा कराना पड़ेगा मुझे। अब अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करने से पहले पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ है, बहुत पैसा पड़ा है, मेरी जनवरी की लाइबिलिटी बनती है 2.5 लाख रुपए और मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ा है 4 लाख रुपए, या मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है 3 लाख रुपया, फिर क्या होगा? उसके बावजूद क्या जबरदस्ती मुझसे टैक्स जमा करवाओगे? मुझे तो गुस्सा आ गया सर इस बात के ऊपर, भिड़ गया अंदर जाके। जब मैं बैठा तो बोले गोयल साहब रुको, ऐसे मत करो, पानी वानी पियो, तो तसल्ली रखो, अभी तुम्हें बताते हैं, देखो सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी। मैंने लिख के दिया सर, व्हाट इफ आई हैव आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन माय इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, डू आई स्टिल हैव टू पे टैक्स? दे सेड नो सर। अगर आप पहले महीने का टैक्स पे करने के लिए चल पड़े और पेमेंट करते समय आपको पता लगता है कि जितना टैक्स जनवरी महीने का बनता है उससे ज्यादा अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मार्क माय वर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर उतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है तो आपको कोई पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। ये बात हो रही है जनवरी महीने की। तो सर मैंने पूछा कि चलो ठीक है, जनवरी का काम तो चल गया, लेकिन अगर मेरे पास इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है कि जनवरी तो छोड़ो फरवरी भी कवर हो जाएगा, फिर ये तो तुम पहले महीने की बात कर रहे हो। मेरी जनवरी और फरवरी दोनों महीनों को मिलाकर लाइबिलिटी बनती है 5 लाख रुपए, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 5.5 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा है। तो जनवरी तो तुमने माफ कर दिया, क्या फरवरी में टैक्स जमा करवाओगे? उन्होंने कहा नहीं सर, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में
इतना पर्याप्त बैलेंस पड़ा है कि आपकी जनवरी की लाइबिलिटी और जनवरी की लाइबिलिटी भुगत जाएगी तो जनवरी मत जमा कराना। और अगर इतना बैलेंस पड़ा है कि जनवरी और फरवरी दोनों भुगत जाएंगे तो कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं है, आप शांति से बैठो। आपको सिर्फ क्वार्टर एंड होने पर अपनी रिटर्न दाखिल करनी है। ओके सर। तो मैंने कहा सर अब मैं आपसे एक बार दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सेमिनार में जाके बताना है सबको कि क्या क्या कंडीशंस हैं। अब देख लो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। तो उन्होंने देखा और ओके किया, और वही मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। सर ध्यान से देखो, ये कहा फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर वेयर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट फॉर द टैक्स लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट मंथ, तो जनवरी का टैक्स आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। फॉर द सेकेंड मंथ, अब फरवरी पे आ गए सर। फरवरी में क्या कहा, वेयर द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज एडिक्वेट, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी, फॉर द क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। दोनों महीने मिलाकर जितनी लायबिलिटी बनती है, अगर उसका भुगतान करने के लिए मेरे पास पर्याप्त बैलेंस पड़ा है मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर में, तो दोबारा से टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है सर, आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी। मैंने कहा चलो ये तो सब ठीक हो गया, यहां तक तुम्हारी बात मुझे समझ में आ गई। लेकिन ये बताओ कि मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस भी नहीं है, और मेरी इस पूरे महीने में, ध्यान से सुनना सर, मेरी इस पूरे महीने में कोई सेल भी नहीं हुई, मेरी इस पूरे महीने में कोई सेल भी नहीं हुई। देयर इज नील टैक्स लायबिलिटी, नील। अब क्या करोगे, मेरे पास तो नहीं है बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अब सेल हुई नहीं, बिना सेल के टैक्स कहां से भर दूं। उन्होंने कहा सर शांति रखो, डोंट गेट एंग्री, आपकी अगर कोई सेल नहीं हुई, इफ देर इज नील टैक्स लायबिलिटी, नो टैक्स नीड्स टू बी पेड इन फिक्स्ड सम मेथड इन केस देर इज नील टैक्स लायबिलिटी। यहां तक की बात क्लियर है सर। बात ये हुई कि क्यूआरएमपी आया, क्यूआरएमपी में दो स्कीम आई, दो स्कीम में से पहली स्कीम की बात करी एफएसएम, फिक्स सम मेथड, उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी उठाई, मंथली और क्वार्टरली रिटर्न्स। क्यूआरएमपी में आने से पहले ये बताया कि मंथली वाले को दिसंबर महीने में जितना टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया था वो जनवरी और फरवरी में पे करना पड़ेगा, मार्च में जाके पूरे क्वार्टर का हिसाब करेगा जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर। अगर क्वार्टरली है तो पूरे क्वार्टर में जितना टैक्स पे किया था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, उसका 35% जमा करा दे जनवरी में, 35 करा दे फरवरी में, बाकी का हिसाब किताब कर ले जीएसटीआर 1 3B फाइल करके मार्च के महीने खत्म होने के बाद, क्वार्टर खत्म होने के बाद। फिर ये बात हुई कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्रेडिट लेजर में पर्याप्त बैलेंस पड़ा है तो क्या उसके बाद भी मुझे टैक्स जमा कराना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा सर, पहले महीने में नहीं कराना पड़ेगा अगर आपकी लायबिलिटी से ज्यादा टैक्स आपके पास पड़ा हुआ है तो। हमने कहा जी दूसरे महीने में, तो कहा जी पहले महीना और दूसरा महीना दोनों को मिलाकर अगर आपके पास पर्याप्त बैलेंस पड़ा हुआ है तो कोई टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। फिर हमने पूछा कि सर बैलेंस भी नहीं है और कोई सेल भी नहीं हुई, जनवरी में भी नहीं हुई, फरवरी में भी नहीं हुई, अब बोले जी जनवरी में नहीं है तो जनवरी में मत जमा कराना, फरवरी में नहीं है तो फरवरी में मत जमा कराना। परेशान मत होना, ये स्कीम आपके लिए, आपके साथ चलने के लिए बनाई गई है। चलिए सर, तो सर फिक्स्ड सम मेथड डिस्कस हो गया, फिक्स्ड सम मेथड डिस्कस हो गया। अब हम आते हैं दूसरा मेथड जो पेमेंट ऑफ टैक्स का था, सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में हम ये कहते हैं कि देखो सर, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पिछले क्वार्टर के अंदर क्या टर्नओवर हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा तो सीजनल बिजनेस है जी, किसी सीजन के अंदर मुझे काम आता है, किसी सीजन में नहीं आता। जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में खूब इनवॉइसेस कटती हैं, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के अंदर वो इनवॉइसेस कटने का दर कहीं कहीं किसी किसी का कम हो जाता है।
तो हम कहते हैं सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो दबा के हमने काम किया था, दबा के फीस आई थी, जनवरी फरवरी मार्च में फीस नहीं आ रही, तो क्या मुझे अब भी ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि चलिए सेल्फ असेसमेंट पे आ जाइए, कोई फिक्स सम नहीं है, सेल्फ असेसमेंट कर लो, आप बताओ कि आपका टैक्स कितना कितना बनता है। तो ये कैसे होगा सर? द टैक्स पेयर शेल हैव टू एसरटेन द टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू आपने खुद कैलकुलेट करना है अपने घर बैठकर, इसकी कोई रिटर्न नहीं भरनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जनवरी में कोई रिटर्न नहीं भरनी, फरवरी में कोई रिटर्न नहीं भरनी। सिर्फ अगर आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको सिर्फ अपने घर बैठकर अपना टैक्स एसरटेन करना है, अंदाजा लगाना है, हिसाब लगाना है, बाय कंसीडरिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज पे टैक्स लायबिलिटी बनेगी सर कैसे? आरसीएम में। आउटवर्ड सप्लाईज पे नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स सर बनेगा ही बनेगा। टेकिंग इनटू अकाउंट, ये बहुत सीरियस है सर, ध्यान दीजिएगा, बहुत सीरियस है। टेकिंग इनटू अकाउंट आईटीसी अवेलेबल एज पर जीएसटीआर 2B ऑन द कॉमन पोर्टल। स्पेसिफाई कर दिया सर इन्होंने कि आपके जीएसटीआर 2B में जो इनपुट शो कर रहा है उसको अकाउंट फॉर करते हुए आपका जितना टैक्स बनता है, जो आप खुद से सेल्फ असेस कर रहे हो, उसको जमा करा देना। आपको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आपका जो टैक्स बनता है अगर आपने ठीक से दाखिल कर दिया, आपको कोई रिटर्न नहीं भरनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ टैक्स जमा करा देना। हमने कहा सर कमाल हो गया, ये तो बात ही कुछ और हो गई। अब मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि कभी तो मैंने जनवरी में मेरा मन कर रहा है कि मैं फिक्स सम मेथड ले लूं और फरवरी में मेरा मन कर रहा है कि मैं सेल्फ असेसमेंट मेथड ले लूं, तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूं? बोलेगा सर कर लेना सर, एक बार ये स्कीम कामयाब हो जाने तो फिर तो तुम्हें देख लेंगे। तो बोलेगा कर लो, ये भी कर लो, जनवरी में तुम्हारा मन करे तो फिक्स सम मेथड कर लो और फरवरी में तुम्हारा मन करे सेल्फ असेसमेंट मेथड कर लो। तुम्हारा उल्टा करे मन कि जी मैंने तो जनवरी में सेल्फ असेसमेंट लेना है और फरवरी में फिक्स मेथड लेना है, उल्टा पुल्टा जैसे मर्जी टैक्स जमा करा दो, बस जो टैक्स बनता है उसे दाखिल करा दो। हम तुमसे एक बार भी ये नहीं पूछेंगे कि तुमने जनवरी में फिक्स क्यों ले लिया, फरवरी में सेल्फ असेसमेंट क्यों ले लिया, या उल्टा पुल्टा क्यों कर दिया। किसी भी एक तरीके को चूज करके आप अपना टैक्स जरूर दाखिल करवा दो और क्वार्टर एंड होने पे अपनी रिटर्न दाखिल करके टैक्स जमा करा दो। उसके बाद अगर कोई कमती बढ़ती होगा तब बात करेंगे। अब सर जब ये बात मैंने सुनी तो मुझे ये तो लगा कि भाई बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे हैं यार, लग ही नहीं रहा डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, स्कीम बड़ी अच्छी है, आप इसको देखो, समझो आप इसको कि आपने अगर किसी तरीके से भी आपको लगता है कि मेरे बिजनेस के हिसाब से जनवरी में फिक्स सम जरूरी था, वो ले लो, फरवरी के अंदर आपको सेल्फ असेसमेंट जरूरी था, वो ले लो, लेकिन इस स्कीम के अंदर आप आने के बाद टैक्स अपना हर समय जमा करा दो, ये अलाउड है आप। हमने कहा ठीक है सर, अब तीसरे महीने की बात करो। हर बार आप जनवरी और फरवरी तो समझा रहे हो मुझे, जो तीसरा महीना है मार्च का, उसमें क्या होगा? उसमें मुझे फिक्स मेथड लेना है या सेल्फ असेसमेंट लेना है? प्रदीप जी आपका क्या ओपिनियन है, तीसरे महीने में कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, फिक्स मेथड या सेल्फ असेसमेंट? सर तीसरे महीने में तो सेल्फ असेसमेंट ही होगा, जो भी टोटल होगा प्लस माइनस करने के बाद डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, तीसरे महीने के अंदर इन दोनों में से कोई भी स्कीम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तीसरे महीने के अंदर सिंपली हमें अपनी रिटर्न दाखिल करनी है, जीएसटीआर 1 दाखिल कराओ, जीएसटीआर 3 भी दाखिल कराओ और अपना जो टैक्स बनता है वो ड्यू डेट से पहले पहले पे कर दो। अब मैंने कहा सर आप बात तो सारी ठीक कर रहे हो, लेकिन ये तो बताओ कि अगर मैं हर महीने जीएसटीआर 1 दाखिल नहीं करूंगा
क्योंकि अब तो 5 करोड़ तक के एसएससी आ गए इसके अंदर, 5 करोड़ तक टर्नओवर तक के एसएससी इसमें आ गए। मैंने कहा सर एक बात तो बताओ, आपने स्कीम तो निकाल दी, लेकिन गरीब आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचा आपने। 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो क्या हो गया, मैं भी तो एक व्यापारी हूं, मेरे कस्टमर को आईटीसी कैसे मिलेगा ये तो बताओ। आपने तो कह दिया 3 महीने में एक बार फाइल कर दे, मेरे तो कस्टमर टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, शांति रखो, उसके बारे में भी जवाब देते हैं। हम आपको एक स्कीम निकाल के देते हैं। क्या स्कीम है सर बताओ, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। इन्होंने कहा फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ ऑफ ए क्वार्टर, जो पहला महीना और दूसरा महीना है उसके अंदर आपको एक ऑप्शनल फैसिलिटी दी जाएगी। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है सर, चाहो तो ले लो, नहीं चाहो तो जय सिया राम, ठीक है ना सर। हमारे हरियाणा में कहते हैं आवो तो वेलकम, ना आवो तो भिड़कम। तो ऑप्शनल फैसिलिटी दे दी, ऑप्शनल फैसिलिटी दे दी सर। ऑप्शनल फैसिलिटी क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी इन्होंने, जिसके अंदर क्या होगा, टू फर्निश ऑल और सेलेक्टेड डिटेल्स ऑफ हिज B2B, 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 only B2B आउटवर्ड सप्लाईज। हमने कहा सर ये क्या बात हुई, आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी तो दे दी, लेकिन सिर्फ B2B वालों के लिए क्यों दी। तो उन्होंने कहा भैया ये बताओ, जो इनपुट क्लेम करना होता है वो रजिस्टर्ड वालों को ही करना होता होगा, जो B2B होते हैं उन्हीं का तो इनपुट का चक्कर होता है। हाँ जी ये तो आप ठीक कह रहे हो। तो ठीक है भैया, B2B वालों की डिटेल आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी IFF के जरिए सबमिट कर सकते हो पोर्टल पे जाके, हर महीने, जनवरी की अलग, फरवरी की अलग। ये आपके लिए ऑप्शनल है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो ना करो, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे ये करने के लिए। अच्छा जी, मैंने कहा सर ऐसा है, मेरे सारे कस्टमर नहीं कहते मुझसे कि अब मुझे इनपुट चाहिए, मेरे कुछ कस्टमर तो क्वार्टरली भी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कुछ इनवॉइसेस डालना चाहता हूं, कुछ नहीं डालना चाहता, B2B की भी कुछ डालना चाहता हूं, कुछ नहीं डालना चाहता। तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक बार ये स्कीम लग जाने दो, आप ऐसा करो जोन सी आपको ठीक लगे ना वो अपलोड कर देना, जोन सी आपको नहीं मन करे मत अपलोड करना। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक ऑप्शनल फैसिलिटी दे दी सर आपने, जिसके अंदर मैं B2B इनवॉइसेस को मंथली अपलोड कर सकता हूं और अपने कस्टमर्स के GSTR 2A के अंदर उन इनवॉइसेस को रिफ्लेक्ट करवा सकता हूं। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल यही है, दी ऑप्शनल फैसिलिटी ऑफ IFF shall allow details of such supplies to be duly reflected in form GSTR 2A and GSTR 2B of the concerned recipient। मैंने कहा सर ये जो IFF है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इसको भरना मैंडेटरी है क्या, क्या इसको भरे बगैर मैं QRMP स्कीम में रह नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं भैया, अभी तो आपको बताया कि ये एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, आपको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। जनवरी के महीने में आपको लगता था कि आपको IFF भरना है, आप भर दो। फरवरी में लगता है कोई जरूरत नहीं है भरने की, मत भरो, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ टैक्स जमा कर देना और ये स्कीम लागू हो जाने देना बस। हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपकी और बात समझते हैं, आगे सुनते हैं सर। मैंने कहा सर अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे QRMP में आने के बाद GSTR 1 फाइल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल, आपको GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा, ये बात तो हमने आपको पहली स्लाइड में ही बताई थी। मैंने कहा सर क्या बताया था आपने। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको ये बताया था कि GSTR 1 और 3B भरने की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हुई, ये रिक्वायरमेंट हमने सिर्फ क्वार्टर में एक बार कर दी। आपको GSTR 1 भरना है, GSTR 3B भी भरना है और क्वार्टर के एंड पे भरना है। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है कि मुझे पहली स्लाइड समझ नहीं आई थी, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब IFF मैंने भर दिया तो क्या GSTR 1 भी भरना पड़ेगा। एक ही इंफॉर्मेशन 2 बार लोगे क्या मुझसे, मेरी जान ले लो। उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसे नहीं है, GSTR 1 भरना मैंडेटरी तो है, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन 2 बार नहीं भरनी पड़ेगी। मैंने कहा सर क्या मतलब। उन्होंने कहा कि आपने जो इंफॉर्मेशन एक बार IFF में भर दिया
जो इंफॉर्मेशन एक बार इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो इनवॉइसेस अपलोड कर दिए वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे सर जीएसटीआर 1 में, ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे जीएसटीआर 1 में। अब सर यहां पर एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूं आपके साथ कि आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी के दिन अगर आप जाकर ऑनलाइन चेक करोगे तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ऑफलाइन यूटिलिटी वहां पर आपको नजर नहीं आएगी। हेल्पलाइन पे बात करोगे तो वो भी आपको ये बताएंगे जी ये आपको सिंगल सिंगल इनवॉइस फीड करना पड़ेगा, लेकिन सर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है सर वो भी मैं बताता हूं कि इतने विश्वास से मैं क्यों कह रहा हूं ये बात। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का जो लिंक है उस पे जेसॉन अपलोड करने का बटन तो बना दिया गया, लेकिन ऑफलाइन यूटिलिटी अब तक वेबसाइट पे अपलोड नहीं करी है। सिर्फ अपलोड नहीं करी है सर, 2 दिन 3 दिन रुक जाओ, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑफलाइन ब्लॉक, ऑफलाइन यूटिलिटी एक्सेल शीट आपको जरूर मिलेगी। उसके अंदर आसानी से अपनी सारी इनवॉइसेस जो 1 महीने की है वो आप भर के फीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, मजा आ जाएगा। आगे चलते हैं सर। अच्छा फिर मैंने कहा सर ये तो बताओ, बात तो ठीक है मजा तो आ जाएगा, लेकिन इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ड्यू डेट क्या है सर वो तो बताओ। इन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो ना सिर्फ, बड़े ध्यान से सुनना भैया, रजिस्टर्ड पर्सन ना सिर्फ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से इनवॉइसेस अपलोड कर सकता है, इनफैक्ट वो अपनी इनवॉइसेस को कंटिन्यूअसली अपलोड कर सकता है। जब महीना चल रहा है, जैसे अभी जनवरी चल रहा है, अगर मैं चाहता हूं कि जी मेरी तो रोज 2-2 4-4 इनवॉइस बनती हैं और मैं रोज ये 2-2 4-4 इनवॉइस अपलोड कर दूं, महीने के एंड पे मुझे परेशानी ना आए, तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैंने कहा अच्छा सर ये तो ठीक है, महीने के दौरान तो आपने मुझे बता दिया कि मैं कर सकता हूं, लेकिन ड्यू डेट क्या है, वापस टॉपिक पे आओ, मुझे बताओ कंटिन्यूअस अपलोडिंग ऑफ इनवॉइस के अलावा जो फैसिलिटी है, मैं मानता हूं फैसिलिटी है, लेकिन ड्यू डेट बताओ, ड्यू डेट क्या है। इन्होंने कहा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द करंट मंथ, यानी के 1 जनवरी 2021 से लेके 13th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी 13 फरवरी 2021 तक, 1 जनवरी 2021 से लेके 13 फरवरी 2021 तक आप कभी भी अपनी इनवॉइसेस कंटिन्यूअसली अपलोड करते जाओ। ठीक है जी। मैंने कहा सर अगर मैं पूरे महीने की इनवॉइसेस एक ही बार अपलोड करना चाहूं तो उन्होंने कहा कि जब महीना खत्म हो जाएगा तो आप सारी इनवॉइसेस एक बार में अपलोड कर सकते हो, महीना खत्म होने के बाद सारी इनवॉइसेस एक बार में अपलोड कर सकते हो, लेकिन जो टाइम लिमिट है वो अगले महीने की 13 तारीख तक है, यानी जनवरी के लिए 13 फरवरी, फरवरी के लिए 13 मार्च, और मार्च पूरा क्वार्टर खत्म हो जाएगा सर, फिर क्या होगा प्रदीप जी बताएं, पूरा क्वार्टर खत्म होने में क्या करना पड़ेगा सर। मैंने आईएफएफ फाइल कर दिया सर जनवरी का आईएफएफ फाइल कर दिया मैंने 13 फरवरी तक, फरवरी का आईएफएफ फाइल कर दिया मैंने 13 मार्च तक। अब मार्च के महीने में क्या करना पड़ेगा मुझे, मार्च की ड्यू डेट क्या है सर? मार्च का तो जो है 31 तारीख है, वो तो 11 अगले महीने की 11 तारीख तक हमें करनी नहीं सर, होगी। नहीं, मार्च के महीने में मुझे आईएफएफ फाइल नहीं करना, ये तो आप समझ गए। मार्च के महीने में तो जीएसटीआर 1 फाइल करना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरी रिटर्न क्वार्टरली हो गई तो मेरी ड्यू डेट 11 नहीं है, 13th। 13 तारीख है। 13 पहले ये डेट 31 या 30 हुआ करती थी सर। अब ध्यान रखिएगा कि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट 13 तारीख है, तो मार्च महीने में आईएफएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मार्च महीने में आईएफएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे मार्च महीना खत्म होते ही पूरे क्वार्टर का जीएसटीआर 1 फाइल करना है और उसकी ड्यू डेट है 13th। 13 अप्रैल। राइट सर, आगे चलते हैं सर। सर क्वेरी एक हाँ सर।
वो और ले लीजिए सर Q&A में। बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सो ये है कि इन FSM व्हाट इफ देयर इज नो टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द मंथ बट देयर इज अ RCM लायबिलिटी। सर फर्क आ गया ना जी, हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी तो नहीं बन रही, लेकिन आरसीएम की लाइबिलिटी है, तो देर इज सम टैक्स लाइबिलिटी। ओके जो प्रोविजन दिया गया वो था नील टैक्स लाइबिलिटी का। ओके, तो दैट मीन डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट तो करना पड़ेगा सर उस केस में। एनी अदर क्वेरी सर? हाँ, वन मोर सर। जी। What if invoice uploaded in IFF needs correction while filing क्या GSTR1, then बात है what? सर, क्या देखो सर, यही तो मजे हैं सर, लर्नेड लोगों के साथ बात करने के यही मजे हैं सर। देखो मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देखो क्या लिखा हुआ है, अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन इन आईएफएफ। दिस इज द वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ एड्रेसिंग ऑगस्ट गैदरिंग। आपने सवाल ये पूछा सर कि अगर मैंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में कोई इनवॉइस अपलोड किया और उस इनवॉइस को अपलोड करने में सर गलती हो गई, तो क्या होगा? यही सवाल है ना सर? तो इसका जवाब ये जनाब कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बिल्कुल GSTR1 जैसी है, इसमें अमेंडमेंट करने का ऑप्शन है। इसको भरा भी बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे GSTR1 को भरा जाता था, लेकिन इसमें खासियत है कि इसके अंदर जो हमें GSTR1 में एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी पड़ती है, जैसे HSN की डिटेल देनी पड़ती है सर, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी पड़ती है सर, वो नहीं देनी पड़ेगी आईएफएफ के अंदर। आईएफएफ को भरते समय अगर आपसे जनवरी के महीने में कोई गलती हो गई तो उसको आप फरवरी का महीने का आईएफएफ भरते समय अमेंड कर सकते हो। अगर फरवरी महीने का आईएफएफ भरते समय कोई गलती हो गई तो क्या होगा? वो ऑटो पॉपुलेट होगा सर मार्च के GSTR1 में, वो क्वार्टर के GSTR1 में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और वहां पर आप GSTR1 में जाके अमेंडमेंट कर लोगे सर। ये बात समझ में आ गई सर? लेकिन सर अगर IFF में जैसे जनवरी मंथ में कोई करेक्शन हो गई तो वो गलती हो गई सामने, हाँ, कोई गलती हो गई, सामने वाले ने वो जो ITC क्लेम कर ली अपनी 3B में। सर, अगर गलती हुई है मुझसे और सामने वाला उस गलती का फायदा उठा रहा है तो फिर उसको मुआवजा भी भुगतना पड़ेगा। भाई गलती का मतलब यही हुआ ना कि मेरा इनवॉइस था ₹1,00,000 का, भर दिया 10 लाख का, और उसके ऊपर जो टैक्स था वो भी गलत दिखा दिया मैंने। तो उस गलती को मैं जब ठीक करूंगा मैं तो अपनी एक्चुअल लाइबिलिटी भी लेकर आऊंगा ना। सामने वाला इनपुट क्लेम करते समय अपनी शाबाशी दिखाता है कि जी मेरे GSTR2A में तो 10 गुना इनपुट आ रहा है, मैं तो 10 गुना क्लेम नहीं, करूंगा। अभी तक तो सर इसमें हम ऐसा था ना कि डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू या इस तरीके से एडजस्टमेंट। अब मान लीजिए अब इसमें तो उसने आगे फिर ठीक कर दिया, लेट से गलती से ही 10 लाख ना 1 लाख की जगह 1.5 लाख है, 1.25 लाख है, 2 लाख है, काइंड ऑफ इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है, और वो हमारे जो है उसमें हमने क्लेम कर लिया अपना ITC में, और फिर नेक्स्ट मंथ में उसने अमेंड कर दिया उसको, तो ऐसे। सर देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफाई करते हुए चलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये समझने वाली है कि सेक्शन 16 ये कहता है कि आप इनपुट तो क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 16 CGST एक्ट ये कहता है कि आप इनपुट तो क्लेम कर सकते हो, बट यू हैव टू क्लेम योर इनपुट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड व्हेन यू हैव गॉट द ओरिजिनल इनवॉइस इन योर हैंड। आई कैन नॉट से दैट मेरे पास तो सर GSTR2A में डेटा आ रहा था, मैंने वहां से उठा के इनपुट क्लेम कर लिया। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ओके। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बेस बनाते हुए जो सही इनपुट है वो क्लेम करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आपको क्रेडिट नोट अपलोड करने की फैसिलिटी GSTR1 में थी, बिल्कुल उस तरह से क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अपलोड करने की फैसिलिटी IFF में भी है। ओके। राइट सर? तो इनपुट क्लेम करते हुए तो सर बहुत ज्यादा ध्यान से काम करना है। जितना मेरा इनपुट एक्चुअल बनता है उतना ही इनपुट हमें क्लेम करना है। एक्सेस इनपुट क्लेम करने के सर आज की डेट में भयंकर रिपरकशंस हैं। मैं एक मिनट के लिए टॉपिक से हटके इस बात को ले लेता हूं क्योंकि ये मैटर उठ गया है। 1 जनवरी से कानून बदल गया सर, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, लेकिन कानून बन गया तो हमारी नॉलेज में आना जरूरी है।
अगर आप जो इनपुट क्लेम कर रहे हैं वो रूल 36(4) के मुताबिक नहीं है, यानी जीएसटीआर 2A में इनपुट नहीं शो कर रहा था, लेकिन आपने अपना इनपुट क्लेम कर लिया चाहे किसी भी कारण से, तो आपके ऑफिसर को ये राइट है, उसके पास ये पावर है कि आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको शो कॉज दिए बगैर आपका नंबर कैंसल कर दे। सर 2A और 2B, सर जीएसटीआर जो इस समय लॉ की पोजीशन है वो जीएसटीआर 2A और 2B को अकेले देखकर नहीं बन सकती सर। अगर आपके जीएसटीआर 2B को देखा जाए तो वो तो सिर्फ जो 11 या 13 तारीख की अपलोडेड इनवॉइसेस है उन्हीं को शो करता है जी। जीएसटीआर 2A उस दिन की पोजीशन है जिस दिन आप अपनी रिटर्न दाखिल कर रहे हो। जो रूल 36(4) बात करता है वो जीएसटीआर 2A के ऊपर 5% जोड़कर लगाने की बात करता है। तो अगर आपके जीएसटीआर 2A के अंदर वो इनवॉइस नहीं आ रहा और आप फिर भी इनपुट क्लेम कर लेते हो, और देयर इज मेजर डिफरेंस, और ये डिफरेंस कहां से देख रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल जीएसटीआर 2A नहीं खोलते ये लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जहां पर कंपैरेटिव टेबल बना हुआ है वहां से, जो आपकी वेबसाइट पे आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जो कंपैरेटिव टेबल बना हुआ है वहां से देखते हैं कि डिफरेंस आ रहा है और नोटिस इशू कर देते हैं। लेकिन आज की सिचुएशन तो ये है कि उसको नोटिस इशू करने की जरूरत भी नहीं है, वो नंबर कैंसिल कर सकता है सर विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप जो इनपुट क्लेम कर रहे हो, इनपुट क्लेम करते समय, मतलब मैं अगर पर्सनली बात करूं, मैं तो स्क्रीनशॉट तक संभाल कर रखता हूं कि जब मैंने इनपुट क्लेम किया तो उस समय पोर्टल की पोजीशन क्या थी। I was right in claiming my input. That is why I have claimed so much of an amount. Because at any point of time, there can be any problem in the input. Because डिपार्टमेंट के पास एक ही चीज ऐसी है जिसको वो चैलेंज करते हैं, वो है इनपुट्स। जीएसटी में और कोई चीज चैलेंज करने के लिए है ही नहीं। तो सर क्या कहा कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर अगर कोई गलती हो गई, मैंने जनवरी का इनवॉइस गलती से गलत सबमिट कर दिया, तो क्या होगा, invoice information fed in IFF can be amended in IFF facility itself and through GSTR1 also. तो ये कहा गया कि जनवरी की इंफॉर्मेशन आप फरवरी में ठीक कर लीजिए। फरवरी की इंफॉर्मेशन अगर आपने कोई ठीक करनी है, या जनवरी और फरवरी दोनों की कोई इंफॉर्मेशन आपने ठीक करनी है, तो आप जीएसटीआर 1 में जाकर भी ठीक कर सकते हो। जीएसटीआर 1 कौन सा, जो पूरे क्वार्टर का आप एक बार फाइल करेंगे मार्च खत्म होने के बाद 13 अप्रैल से पहले। राइट सर, आगे बढ़ते हैं सर। हमने सर ये पूछा कि सर ये स्कीम कुछ सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, हमें ना एक बात का डाउट हो रहा है, जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है इसके अंदर जो नंबर ऑफ इनवॉइसेस मैं अपलोड कर सकता हूं, या जो इनवॉइसेस मैं अपलोड कर रहा हूं उसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक तो नहीं है, कोई लिमिट तो नहीं लगा रखी है आपने, ये बताओ। तो उन्होंने कहा हाँ यहां एक लिमिट है। अब आई ना बात, अब बताओ वो लिमिट क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हो। मैंने कहा सर ये तो मुझे बात समझ में आ गई कि मैं B2B इनवॉइसेस अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि B2B इनवॉइसेस ही ऐसी हैं जिनके लिए इनपुट क्लेम करना जरूरी है, उनको मैं सिर्फ अपलोड कर सकता हूं। इसके अलावा क्या और कोई बंदिश है? उन्होंने कहा कि जितनी इनवॉइसेस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर सकते हो वो टोटल 50 लाख रुपए की हो सकती हैं एक महीने में आप सिर्फ 50 लाख रुपए की इनवॉइसेस अपलोड कर पाओगे। इससे ज्यादा अमाउंट की इनवॉइस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में एक महीने में अपलोड नहीं कर सकते। अब भाई साहब हम तो फैल गए, हमने कहा जी ये क्या बात हुई, मेरी सेल एक महीने में 1.5 करोड़ रुपए की भी हो सकती है, 2 करोड़ की भी हो सकती है, बाकी महीनों में नहीं सेल कटती मेरी, तो ये क्या बात हुई, आपने 50 लाख की लिमिट क्यों लगा दी? इन्होंने कहा देखो सर 50 लाख की लिमिट तो है, अब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर आप अपने चूज कर लो, पिक एंड चूज कर लो जो जो इनवॉइसेस जरूरी हैं।
सिर्फ उनको अपलोड कर दो, बाकी आप जब जीएसटीआर 1 फाइल करने लगो तब कर देना। तो मैंने कहा सर इसका मतलब क्या हुआ कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में तो आपने लिमिट लगा रखी है 50 लाख की, लेकिन जो जीएसटीआर 1 है उसमें कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर तो लिमिट है 50 लाख की, लेकिन जब आप पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद जीएसटीआर 1 फाइल करोगे उसमें जितने मर्जी की इनवॉइसेस अपलोड कर देना, हम आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे, वहां पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही है। कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, ये बात भी हम आपकी कुछ कुछ हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद आगे चली बात सर, हमने कहा सर अब ये बताओ, स्कीम तो मुझे अच्छी लग गई, कोई कोई आदमी इसको पसंद भी करेगा, कोई कोई आदमी इसको हो सकता है नापसंद भी करे। अब आप ये बताओ इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो उन्होंने कहा जी इसकी एलिजिबिलिटी का कहानी ऐसे है कि एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज रिटर्न्स इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। मैंने कहा सर क्या मतलब, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज रिटर्न्स इन जीएसटीआर 3B क्या मतलब। उन्होंने कहा जी जैसे कॉम्पोजिशन डीलर है उनको 3B नहीं भरना होता, तो लिहाजा वो आपके यहां पर इस स्कीम में नहीं आ सकते। मैंने कहा सर ठीक है सर कोई बात नहीं। तो जिस व्यक्ति की जीएसटीआर 3B में रिटर्न जाया करती थी वही आदमी इस रिटर्न में आने के लिए एलिजिबल है, एंड पहली कंडीशन है कि उसके लिए रिटर्न जो प्रिस्क्राइब्ड है वो जीएसटीआर 3B है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है। कब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। आज जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021, इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हुआ फाइनेंशियल ईयर 1920। तो क्यूआरएमपी में आने के लिए ये देखा जाएगा कि आज मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। मेरी रिटर्न्स जो मैंने दाखिल करी थी 1920 में उसके मुताबिक अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, 1920 का टर्नओवर, जैसे हम टीडीएस में देखते हैं सर पिछले साल का टर्नओवर, बिल्कुल उसी तरह से यहां क्यूआरएमपी के लिए पिछले साल का टर्नओवर देखना है कि वो 5 करोड़ से कम है तो मैं क्यूआरएमपी के लिए एलिजिबल हूं और मेरे लिए जो एप्लीकेबल रिटर्न है वो जीएसटीआर 3B होनी चाहिए। कहा ठीक है सर, आगे बोलो और क्या है। उन्होंने कहा जी इसके अलावा एलिजिबल होने के लिए पहली दो कंडीशन क्या लगाई कि पिछले साल में टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, आपके ऊपर एप्लीकेबल रिटर्न जीएसटीआर 3B होनी चाहिए, और जिस दिन आप इस क्यूआरएमपी ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, विच ऑप्शन, क्यूआरएमपी, टू ऑप्ट इन द स्कीम, द लास्ट रिटर्न ड्यू ऑन दिस डेट, यानी आज 30 जनवरी है सर, 30 जनवरी को अगर मैं ये स्कीम ऑप्ट इन करना चाहता हूं, 30 जनवरी को अगर मैं ये स्कीम ऑप्ट इन करना चाहता हूं, तो मेरी जो 22 तारीख की 24 तारीख की जो रिटर्न्स थी जीएसटीआर 3B की या जीएसटीआर 1 मेरा था वो सब ड्यू हो चुकी, वो सब फर्निश हो गई होनी चाहिए। अगर मेरी पुरानी रिटर्न कोई भी पेंडिंग है तो मैं क्यूआरएमपी में नहीं आ पाऊंगा, और द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव फर्निश्ड। यहां तक की कंडीशन बिल्कुल सेपरेट है सर। इन्होंने कहा कि जिस दिन आप स्कीम लेने आ रहे हो उस दिन पुरानी रिटर्न जितनी भी पेंडिंग है उन सबको साफ करके आओ, उन सबको सबमिट करके आओ। इसके अलावा अगली कंडीशन क्या है वो देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। इसका मतलब क्या हुआ सर, जनवरी महीने से पहले दिसंबर महीना एक कंप्लीट टैक्स पीरियड होना चाहिए जिसकी रिटर्न मैं सबमिट करके आ चुका। ठीक है सर, तो टोटल 4 कंडीशन लगी। पहली कंडीशन की प्रीवियस ईयर जो प्रीसीडिंग ईयर है उसमें मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन लगी कि मेरे ऊपर एप्लीकेबल रिटर्न जीएसटीआर 3B होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन लगी कि मेरी इससे पहले की सारी रिटर्नें, आज की डेट से पहले की सारी रिटर्नें सबमिटेड होनी चाहिए।
और जिस महीने में मैं ऑप्ट कर रहा हूं उस महीने से पहले एक कंप्लीट टैक्स पीरियड की रिटर्न मैंने सबमिट कर दी होनी चाहिए। मेरे मुताबिक, मेरे ज्ञान के मुताबिक सर, मेरे विचार के मुताबिक, ये जो आखिरी कंडीशन है, ये जो नए रजिस्टर्ड लोग होते हैं, जो न्यूली रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, उनको मजबूर करेगा कि कम से कम एक क्वार्टर आप फाइल करके आइए नॉर्मल स्कीम में, उसके बाद आप क्यूआरएमपी में आ सकते हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। जो कंप्लीट टैक्स पीरियड की बात हुई, इसको भी इन्होंने नोटिफिकेशन में डिफाइन किया गया, जिस नोटिफिकेशन के अंदर क्यूआरएमपी स्कीम लाई गई। नए नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने क्या कहा कि क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर कंप्लीट टैक्स पीरियड का मतलब है, इट मींस अ टैक्स पीरियड इन विच the registered person is registered from the first day of the tax period till the last day of the tax period. अब क्योंकि ये कहते हैं कि ये टैक्स पीरियड जिसके अंदर आप अपनी रिटर्न दाखिल करने जा रहे हो, जो जनवरी से पहले का पीरियड था, उसके पहले दिन से आखिरी दिन तक आप रजिस्टर्ड होने चाहिए हो। अगर आप मंथली डीलर भी होते हो और दिसंबर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो दिसंबर की पहली तारीख को आप रजिस्टर्ड नहीं थे। दैट इज वाई जो चौथी कंडीशन है, मेरे हिसाब से चौथी कंडीशन जो है वो एक नए रजिस्ट्रेंट को, एक न्यूली रजिस्टर्ड आदमी को क्यूआरएमपी में आने से रोकती है, उसे मजबूर करती है कि कम से कम एक पीरियड आप नॉर्मल स्कीम में बिता के आओ, उसके बाद क्यूआरएमपी में आना। अगर इसके ऊपर सरकार बाद में कोई क्लैरिफिकेशन दे दे कि नया एक न्यूली रजिस्टर्ड आदमी कैसे क्यूआरएमपी में आ सकता है, तो वो बात की बात है। आगे चलते हैं सर। अगला सवाल ये पूछा गया कि भैया सारी बातें आपने बता दी, अब मुझे ये बताओ कि क्यूआरएमपी में जो हर महीने टैक्स जमा करना है, क्यूआरएमपी में जो हर महीने टैक्स जमा करना है, वो कौन से चालान से जमा करना है या कौन सा फॉर्म है, वो बताओ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर वही पीएमटी 06 जिसको आप आज तक इस्तेमाल करते आए हो, वही पीएमटी 06 जिसको आप आज तक इस्तेमाल करते आए हो, उसी को इस्तेमाल करना है सर टैक्स पेमेंट करने के लिए। कोई नई चीज नहीं है, वही पुराना फॉर्म, वही सब बातें, एक बार स्कीम में आ जाओ बस। अच्छा सर, इसके बाद मैंने सवाल पूछा कि सर फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, फॉर्म भी पुराना, सब कुछ पुराना, तो कहीं तो कोई ऐसी चीज होगी जिससे पता लगे कि जो टैक्स मैं जमा करा रहा हूं ये क्यूआरएमपी का टैक्स है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जब क्यूआरएमपी का टैक्स जमा कराओगे तो पीएम, बहुत ध्यान से सुनना सर, बड़े काम की बात बहुत तेजी से करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। जब आप क्यूआरएमपी का टैक्स जमा कराओगे तो पीएमटी 06 भरते समय आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर्स, monthly payment for quarterly taxpayers as reason for generating challan. अब आगे ध्यान से सुनिएगा, ये बात क्या है। This amount paid shall be used only for payment of tax returns and no other purpose. जो हमारा यहां पर अमाउंट जमा किया हमने इस चालान के जरिए, जो हमने अमाउंट जमा किया इस चालान के जरिए, उसको हम सिर्फ इन रिटर्न्स में आने वाले टैक्स के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर, इस बात का बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने टैक्स जमा कराया चालान से, आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है, ऑफसेट तो हुआ नहीं ना सर अभी, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है, और कल को मान लीजिए कोई आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है रास्ते में और उसका आपको टैक्स जमा कराने के लिए कहा जाता है, तो आप ये वाला टैक्स उस गाड़ी का टैक्स भुगतान करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस टैक्स का, इस चालान का इस्तेमाल, इस अमाउंट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपकी रिटर्न फाइलिंग के लिए होगा। और ये अमाउंट कब तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक आप अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 और 3B रिटर्न को फाइल नहीं कर देते। ओके, हम हमने कहा सर ठीक है,
आपने हमें IFF की ड्यू डेट बता दी, आपने हमें चालान बता दिया, आपने हमें पेमेंट करने के मेथड समझा दिए। अब आप ये बताओ कि इस टैक्स को जमा कराने की ड्यू डेट क्या है। हमने कहा सर ड्यू डेट जो पहले 2 महीने हैं, जनवरी का जो करंट क्वार्टर चल रहा है, इसमें जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, इन दोनों महीनों को टैक्स जमा कराने की ड्यू डेट है 25th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी जनवरी के लिए 25 फरवरी और फरवरी के लिए 25 मार्च। जनवरी के लिए 25 फरवरी और फरवरी के लिए 25 मार्च, ये हमारी ड्यू डेट है टैक्स जमा कराने के लिए QRMP में। और जो आखिरी क्वार्टर है, यानी मार्च, आखिरी मंथ है मार्च का मंथ, उसके अंदर जब मुझे पूरे क्वार्टर का टैक्स जमा कराना है तो 22 या 24 तारीख जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, उसके अंदर मुझे ये टैक्स जमा कराना है, यानी 22 अप्रैल या 24 अप्रैल को मैंने ये टैक्स जमा कराना है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है सर ऑफसेट का। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। सर अब सबसे बड़ा सवाल उठता है ऑफसेट का। ऑफसेट का सवाल क्या है सर? ऑफसेट का सवाल ये है कि आज तक आपने हमें ये सिखाया था कि बेशक आपने अपना टैक्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करा दिया, लेकिन जब तक इसको अपनी किसी लाइबिलिटी से ऑफसेट नहीं कर दोगे तब तक हम आपको ब्याज लगाते रहेंगे। अग्रवाल साहब, इस बात से आप सहमत हैं? भैया आज तक हमें यह सिखाया गया था पवार साहब कि आपने बेशक अपना टैक्स जमा करा दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, लेकिन जब तक लाइबिलिटी से ऑफसेट नहीं कर दोगे तब तक माना नहीं, ब्याज लगता रहेगा, हम इसकी पेमेंट नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा कैच है, आपने ये बात तो छुपा ली। अरे भाई, जब मेरी टैक्स लाइबिलिटी मैंने जमा कराई, मेरी टैक्स लाइबिलिटी मैंने जमा कराई, तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही पड़ी हुई है, ऑफसेट तो हुई नहीं। ऑफसेट तो क्वार्टर एंड पे ही होगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे ब्याज चार्ज करते रहोगे? उन्होंने कहा सर इतने नाराज मत हो यार, समझ तो लो बात को। दिस इज ए स्पेशल स्कीम, इट इज ए स्पेशल प्रोसीजर, और इसके अंदर हम आपको लिख कर दे रहे हैं the amount deposited by the registered person shall be debited while filing the return for the said quarter in GSTR 3B। मैंने कहा सर आप फिर वही बात कर रहे हो, मैंने कब मना किया कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 3B फाइल करने के टाइम डेबिट होगा या नहीं होगा? मैं तो खुद ये बात कह रहा हूं कि जब क्वार्टर खत्म होने पर मैं अपना GSTR 3B फाइल करूंगा, उस समय मेरी पूरी लाइबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट होगी। ब्याज का क्या होगा? तो बोले चलो उस बात को तो डिस्कस करते हैं, पहले ये तो समझ लो, अगर तुमने ज्यादा जमा कर दिया टैक्स, जितना टैक्स जमा होना चाहिए था उससे ज्यादा जमा कर दिया, तो क्या होगा? मैं कहा चलो ये बात भी ठीक है, ब्याज के बारे में फिर समझ लेंगे, पहले ये बता दो कि अगर मैंने जनवरी में 35% जमा कराया, फरवरी में 35% जमा कराया, और पूरे क्वार्टर की रिटर्न फाइल करते समय मुझे पता लगता है कि मार्च में इतने क्रेडिट नोट कट गए कि मेरा टैक्स तो ज्यादा जमा हो गया, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि जब आप पूरे क्वार्टर की रिटर्न दाखिल करोगे, उस समय इफ देयर इज एनी रिफंड क्लेम ऑफ सच अमाउंट which is lying as balance in electronic cash ledger out of the amount so deposited, it shall be permitted to be refunded। ध्यान दीजिएगा सर, क्या इन्होंने परमिट किया? उसका रिफंड। कौन सी अमाउंट का? जो पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, क्रेडिट लेजर की बात नहीं हो रही है, जो पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आफ्टर फाइलिंग फॉर्म 3B फॉर दी सेट क्वार्टर। ध्यान से समझिए यहां पे हुआ क्या। यहां पर ये हुआ, हमने सवाल पूछा था ऑफसेट के बारे में,
उन्होंने हमें भटकाने की कोशिश करी और ये कहा कि भाई चलो ऑफसेट के बारे में तुम्हें बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पहले ये तो समझ लो कि अगर तुमसे गलती से टैक्स ज्यादा जमा हो गया या तुमने स्कीम को फॉलो किया और टैक्स ज्यादा जमा हो गया जितना होना चाहिए था, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना टैक्स जमा होना है उससे ज्यादा पैसा पड़ा है, तो क्या करोगे? तो तुम ये करोगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम ये करोगे कि जब अपना 3B फाइल कर चुके होगे पूरे क्वार्टर का, तो जितना पैसा एक्सेस पड़ा है जीएसटीआर 3B में उसका रिफंड क्लेम कर लेना, हम तुम्हें रिफंड दे देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पड़े हुए एक्सेस अमाउंट का हम तुम्हें रिफंड दे देंगे, रिफंड क्लेम कर लेना। रिफंड कैसे क्लेम होता है सर? RFD 01A5। जी। अगला सवाल पूछा सर हमने, what if I have opted for fixed sum method and at the end of the third month, बड़े ध्यान से सुनना सर, बड़े ध्यान से सुनना, जो मेरे ऑफसेट की बात थी उसका जवाब मैंने मांगा अब, क्योंकि इन्होंने मेरे को गुगली दे दी, उन्होंने घुमा दिया था मुझे, तो मैंने अपना सवाल घुमा के पूछा। मैंने कहा what if I have opted for fixed sum method and at the end of third month, जब मेरा तीसरा महीना खत्म हो गया, क्वार्टर खत्म हो गया, I get to know that tax paid for the first 2 months as per auto generated challans is less than what was actually payable. मैंने कहा जी इस तरह से मेरे ब्याज की एंट्री का जवाब दो। मैंने जितना टैक्स 35% करके, सर किसी का माइक खोला हुआ है, प्लीज म्यूट कर दीजिए सर, माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए सर। सवाल ये उठा कि अगर मैंने फिक्स्ड सम मेथड ले रखा है और मैंने आपके कहे मुताबिक जनवरी का और फरवरी का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करा दिया, अब जब क्वार्टर खत्म हुआ तब मुझे पता लगा कि जितना टैक्स जमा हुआ है वो एक्चुअल लायबिलिटी से कम है। अगर मैं अपनी रिटर्न को नॉर्मली प्रिपेयर करता तो मुझे 35 की बजाय 40 रुपए जमा कराने थे, दूसरे महीने में 35 की बजाय 45 रुपए जमा कराने थे। अब क्या होगा? मुझे ब्याज भरना पड़ेगा क्या? पवार साहब, एक जेन्युइन क्वेश्चन है या नहीं है? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। क्वेश्चन क्लियर है सर? हमने सरकार के कहने के मुताबिक बिल्कुल ठीक टाइम से 35 रुपए जमा करा दिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्वार्टर खत्म होने के बाद पता लगा कि एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बनती थी, अब क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं सर, हमने स्कीम कामयाब करनी है, किसी तरह का कोई ब्याज नहीं लेंगे आपसे, लेकिन सनी जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। हमने कहा सर किसी तरह का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? जो ऑटो कैलकुलेटेड टैक्स है, ऑटो कैलकुलेटेड टैक्स है पहले और दूसरे महीने का, उसको 25 तारीख से पहले पहले जमा करा दिया होना चाहिए। जो ड्यू डेट थी ना, हमने ऊपर डिस्कस करी अभी 25 तारीख की, उससे पहले पहले जमा करा दिया होना चाहिए। और एंड लिखा है सर, ये कंडीशन भी फॉलो करनी है और दूसरे वाली भी करनी है। क्या करनी है? एंड the entire liability for the quarter, entire liability for the quarter in the form GSTR 3B is also paid by the due date। यानी कि जो मेरी 22 या 24 तारीख है उससे पहले पहले मैंने अपना 3B फाइल कर देना है। कितना भी फर्क हो टैक्स पेमेंट के अंदर FSM फॉलो करने की वजह से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 रुपए का भी ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा अगर आपने 35 रुपए की किस्त टाइम से जमा करा दी है और पूरी टैक्स लायबिलिटी GSTR 3B के अंदर आपने टाइम से जमा करा दी, तो किसी तरह का कोई ब्याज आपको नहीं भरना पड़ेगा। जितना टैक्स आपका एक्चुअल बनता है वही देना पड़ेगा सर। बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। आगे चलते हैं सर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट कब आएगी और कितने की आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं सर। In case the tax payments discussed above for the first 2 months, यानी जनवरी और फरवरी की टैक्स पेमेंट अगर डिले हो जाती है, डिले हो जाती है, तो क्या होगा? ब्याज लगेगा।
एट एप्लीकेबल रेट्स। ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर सेक्शन 50 का नाम नहीं लिया गया है। फिक्स्ड सम मेथड में अगर पहले और दूसरे महीने की किस्त टाइम से जमा नहीं होती है तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, लेकिन किस रेट से लगेगा उस रेट का इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लिखा है एट द एप्लीकेबल रेट। हो सकता है इसका कोई अलग नोटिफिकेशन आ जाए। सेक्शन 50 का कोई जिक्र नहीं किया यहां पर। यह कहा कि लगेगा रेट, एट एप्लीकेबल रेट लगेगा। और कब से कब तक लगेगा? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग पीएमटी 06। ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 25 तारीख। वहां से लेके उस तारीख तक जब तक आप उसे जमा नहीं करा देते। यानी पीरियड तो इन्होंने 25 तारीख के बाद ही उठाया है, पहली तारीख से नहीं उठाया सर। आगे चलते हैं सर। सर इसमें जैसे फर्स्ट 2 मंथ्स का तो हमने पीएमटी 6 के थ्रू 25 तक जो है टैक्स डिपॉजिट कर दिया, राइट सर। बट थर्ड मंथ में वाइल फाइलिंग 3B वो 24 तक या 28 तक जो भी डेट है हम नहीं कर पाए, वो क्रॉस कर गई ड्यू डेट। हाँ देखो ना सर, उस केस में फिर ये पीछे आपके दिल में बात उठी और मैंने इसमें स्लाइड बना दी। देखो ना सर, ये देखो, इन केस फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट। परमार साहब, दिल के तार जुड़े हुए हैं मेरे और आपके, मानते हो ना इतनी बात तो? हाँ सर। इन केस फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द क्वार्टर इज फर्निश्ड बियॉन्ड ड्यू डेट। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जो मेरी टैक्स लाइबिलिटी है वो भी मैंने लेट जमा कराई, क्योंकि जैसे ही 3B का नाम आएगा वैसे ही ऑफसेट वाला कानून फिर से सामने आ जाएगा सर। जनवरी और फरवरी महीने के लिए ऑफसेट की कंडीशन इन्होंने स्पेशल प्रोसीजर करके माफ कर दी थी, लेकिन जैसे ही 3B का नाम आएगा ऑफसेट वाली पोजीशन खड़ी हो जाएगी। और इन्होंने क्या कहा कि ब्याज लगेगा एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50। जनवरी फरवरी के लिए कहा था एट एप्लीकेबल रेट्स, 3B के लिए बोला एज पर सेक्शन 50 फॉर द टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ आईटीसी। और ये कब से कब तक लगेगा सर? नॉर्मल जैसे सेक्शन 50 में लगा करता था उसी रेट पे उसी तरीके से लगेगा, अगर 3B हम लेट फाइल करते हैं तो। इसमें तो सर फर्स्ट मंथ की भी वो कवर कर लेगा सारी चीजों नहीं को। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट मंथ कवर नहीं करेगा। अच्छा, ये स्कीम में क्लियर लिखा है कि फर्स्ट और सेकंड मंथ को कवर नहीं करेगा। ओके, फर्स्ट और फाइनल ये सेकंड थर्ड मंथ उसके लिए। देखिए इसमें एक फर्क है बात का। अगर कोई आदमी इतना लापरवाह हो जाता है कि वो अपना पीएमटी 06 ही मार्च खत्म होने के बाद भरता है जनवरी महीने का, फिर तो उसके ऊपर पूरे टाइम की ब्याज लग जाएगा। लेकिन अगर उसने अपना पीएमटी 06 25 फरवरी की बजाय 29 फरवरी को या 28 फरवरी को भर दिया या 2 मार्च को भर दिया, तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा जनवरी महीने का वो 25 फरवरी से लेके 2 मार्च या 3 मार्च तक का ही लगेगा। फरवरी का जो उसने पीएमटी 06 फाइल करना था वो 25 मार्च तक करना था, उसने अगर वो 6 अप्रैल को जाके फाइल कर दिया पीएमटी 06 तो उसके ऊपर 25 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का ही ब्याज लगेगा। स्पेशल प्रोसीजर है सर, समझने की जरूरत है। आगे देखते हैं सर क्या कहता है। सर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। आगे सर, अभी तक हमने बात करी कि ब्याज बट्टे की बात कर लो भैया अगर फिक्स्ड सम मेथड इस्तेमाल किया। अब हम कहते हैं सर इंटरेस्ट की पोजीशन बताओ अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड इस्तेमाल किया। दोनों में अंतर क्या है सर? पहले वाले में सरकार ने एक चालान ऑटो जनरेट करके दिया था, अपने आप से जनरेट करके दिया था, उसके हिसाब से मैं टैक्स पे कर रहा था, मेरी अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। फिक्स सम मेथड में ना मुझे जीएसटी या 2A देखने की जरूरत थी, ना 2B देखने की जरूरत थी, कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने एक चालान बना कर दिया, उसको जमा कर दो, कहानी खत्म। लेकिन जब मैं सेल्फ असेसमेंट मेथड पे आऊंगा तो मुझे जीएसटीआर 2A भी देखना है, जीएसटीआर 2B भी देखना है, अपनी सेल्स भी देखनी है, सब कुछ देख के और फिर टैक्स जमा कराना है। रिटर्न नहीं भरनी, सिर्फ टैक्स जमा कराना है। और जब मेरा पूरा क्वार्टर खत्म होता है तब मुझे पता लगता है that tax paid for the first 2 months using self assessment method
as per self assessment is less than what was actually payable, is less than, कम है, less than what was actually payable, will there be any interest liability? Definitely sir, there will be an interest liability. और उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि interest amount would be payable as per section 50. सेक्शन, यहां पर फिर से सेक्शन 50 की बात कर रहे हैं. द इंटरेस्ट वुड बी पेबल एज पर सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ नेट ऑफ आईटीसी विच रिमेन्स अनपेड और पेड बियॉन्ड द ड्यू डेट. ड्यू डेट पार हो गई और हमने उसको पूरा ही अमाउंट बाद में पे किया या कुछ अमाउंट ड्यू डेट के बाद पे किया, तो उसके ऊपर सेक्शन 50 के मुताबिक इंटरेस्ट लगेगा फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर. यहां तक कोई सवाल सर बताइए, इफ एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क. अगला सवाल मेरी तरफ से इसमें यह बनता है कि ब्याज तो बन गया, ठीक है, मुझे समझ में आ गई भी ब्याज मुझे पे करना पड़ेगा, और जिस दिन मैंने टैक्स पे कर दिया उस दिन मेरा ब्याज फ्रीज भी हो गया. लेकिन मुझे यह बताइए कि ये ब्याज मैं पे कैसे करूं, हाउ टू पे द एप्लीकेबल इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट ने जवाब दिया, इंटरेस्ट पेबल if any shall be paid through form GSTR 3B. 3B भरते समय हम बताएंगे कि हम कितना ब्याज जमा कराने जा रहे हैं. तो ध्यान देने वाली बात यह है सर कि जिस समय आप 3B फाइल करेंगे बहुत ध्यान से इस बात को अपनी नजर में रखना है कि मेरा कितना ब्याज जनवरी या फरवरी का बनता है, उसको 3B में डाल के जमा करवा दिया जाए, गलती से रह ना जाए. बीच में मैं आपको बता दूं, DRC 03 जो टैक्स पे करने का एक चालान है हमारा, उसके अंदर 2 नए ऑप्शन आ गए हैं, जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अपने GSTR 1 और GSTR 3B में दिखाई गई टैक्स लाइबिलिटी के डिफरेंस की वजह से टैक्स जमा कराना चाहता है. जैसे GSTR 1 में तो आपने टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर कर दी 5 लाख रुपए की, ये नॉर्मल स्कीम की बात हो रही है, कोई भी नॉर्मल स्कीम हो उसके अंदर आपने टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर कर दी GSTR 1 में 5 लाख रुपए की, लेकिन आपकी जो 3B थी उसके अंदर आपने गलती से 4.5 लाख रुपए का टैक्स दिखा दिया. अब सवाल उठता है, भैया जब तक अगले महीने का 3B नहीं आएगा तब तक ये 50,000 रुपए जमा कराने का कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक ऑप्शन दे दिया सर कि DRC 03 के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया और उसमें कहा रीजन फॉर फाइलिंग सिलेक्ट कर लो कि दिस टैक्स इज बीइंग पेड ड्यू टू डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 1 एंड GSTR 3B. इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपना टैक्स जमा कराना चाहता है क्योंकि उसने जो ITC क्लेम किया था वो GSTR 2A में शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी DRC 03 के अंदर एक अलग से ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन डाल दिया गया है. चलिए सर, इस नए अपडेट के आगे हम आगे चलते हैं और सवाल पूछते हैं कि सर बाकी सारी मीठी मीठी बातें तो हो गई, अब ये बताओ कि जब जनवरी और फरवरी का टैक्स मैं गलती से लेट जमा कराता हूं, अगर मैं जनवरी और फरवरी का टैक्स गलती से लेट जमा कराता हूं तो क्या मुझे ब्याज के साथ साथ कोई लेट फीस भी लगेगी? लेट फीस का क्या होगा ये बताओ. उन्होंने कहा सर समझो मेरी बात, सरकार कहती है कि देखो भाई साहब, लेट फीस लगती है अगर आप कोई रिटर्न देर से जमा कराओ. QRMP में जनवरी और फरवरी के महीने में कोई रिटर्न जा ही नहीं रही. जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है दैट इज नॉट ए रिटर्न, इट इज ए स्पेशल फैसिलिटी, और वो 13 तारीख तक ही अवेलेबल रहेगी. 13 तारीख के बाद तो आप फाइल ही नहीं कर सकते उसको. तो लिहाजा जनवरी और फरवरी के महीने में किसी तरह की कोई लेट फीस नहीं है, किसी तरह की कोई लेट फीस नहीं है जनवरी और फरवरी के महीने के लिए. सिर्फ जो मार्च का महीना है, सिर्फ जो मार्च का महीना है उसके लिए अगर आप पूरे क्वार्टर का GSTR 1 और 3B लेट जमा कराते हो तो क्योंकि वो रिटर्न्स हैं और एक्ट में उनको लेट फाइल करने पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब करी गई है, तो GSTR 1 और 3B को लेट जमा कराने पे जैसे पहले पेनल्टी लगती थी बिल्कुल वैसे ही पेनल्टी लगेगी सर.
लेकिन जनवरी और फरवरी का जो PMT 06 है, उसको अगर आप गलती से लेट जमा कराते हो तो उसको लेट जमा कराने पे सिर्फ ब्याज लगेगा, वो भी एप्लीकेबल रेट पर। लेट फाइलिंग पेनल्टी कोई नहीं लगेगी सर। यहां तक क्लियर है सर? आगे चले। अगला सवाल पूछा गया सर। सर प्लीज बोलिए बोलिए। सर Q&A में जो है सर 2-3 क्वेरी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए Q&A सेक्शन में। Q&A सेक्शन के अंदर सर मैंने क्लिक किया, इसमें सर मैंने Q&A पे क्लिक किया, वहां पे कोई ओपन क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, ओपन 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे। अगर आप मुझे पढ़ के सुना सके तो। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ सर। एक क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द ऑप्ट इन ऑप्ट आउट ऑप्शन इन QRMP स्कीम। हाँ ठीक है, ये शायद ये पूछना चाहते हैं कि QRMP स्कीम के अंदर ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कैसे किया जा सकता है, यही पूछना चाहते हैं। ये अगली स्लाइड में आ रहा है सर। ओके। अगला सवाल पूछिए। एक है सर के इन करंट क्वार्टर टैक्स लाइबिलिटी इज लेस देन टैक्स लाइबिलिटी पेड इन अर्लियर क्वार्टर, तो देन व्हाट विल बी द टैक्स लाइबिलिटी टू बी पेड अंडर FSM, that is 35% of tax paid in earlier quarter or 35% of current liability। मैं समझ गया सर। इस क्वेश्चन का जवाब ये है सर कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जरूरी नहीं है कि FSM ही लेना है। अगर आप FSM लेते हैं तो आप या तो दिसंबर महीने का पूरा पूरा टैक्स जमा करा रहे हैं अगर आप मंथली डीलर थे तो, और अगर आप क्वार्टरली डीलर थे तो आप पूरे क्वार्टर में जितना आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स जमा कराया उसका 35% जमा करा रहे हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये टैक्स बहुत ज्यादा है, मेरा टैक्स तो एक्चुअली कम बनता है, तो आप सेल्फ असेसमेंट मेथड में आ जाओ। सेल्फ असेसमेंट मेथड के मुताबिक जितना आपके आपके हिसाब से जितना टैक्स बनता है उतना जमा करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछिए सर। whether excess tax paid in a quarter has to be compulsorily claimed as a refund, whether it will not be used in next quarter। ये तो ये यूज हो जाएगा इसमें, कोई वही नहीं। बिल्कुल यूज हो जाएगा। उनका उनका सवाल ठीक है सर, क्योंकि मैंने अब तक ये बात कही नहीं कि आप उसको आगे यूज कर सकते हो। मैंने यही कहा इट्स ए स्पेशल प्रोसीजर। सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, रिफंड मैंडेटरी नहीं है क्लेम करना। आपने जब अगला टैक्स जमा कराना है तो उतना ही कराइए जितना डिफरेंस है, बात खत्म हो जाती है। और सर कोई सवाल है सर? हाँ सर, एक और है कि इज देयर एनी फॉर्म टू बी फाइल्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ लाइक FSS एक्सेट्रा। नहीं सर, अभी तक इन्होंने FSS या SAM को ऑप्ट करने के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं दिया। जो मैं समझता हूं जिस समय आप QRMP के लिए PMT 06 भरने जाओगे तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे स्क्रीन पे वो आपको दो ऑप्शन दे देगा कि आप बताइए आप FSM भरना चाहते हो या SAM भरना चाहते हो। आप जिसपे भी क्लिक करोगे उसके मुताबिक आपका चालान आपके सामने आ जाएगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जब 31 जनवरी जैसे ही खत्म होगा तो स्क्रीन खोलते ही हमारे सामने वो चीजें आ जाएंगी। अगला सवाल पूछे सर। ओके सर, डन। सर अगला हमारी स्क्रीन है जिसपे हम कहते हैं कि ठीक है साहब स्क्रीन तो मुझे अच्छी लग गई, मुझे पता लग गया कि QRMP के फायदे क्या हैं और कौन उसके लिए एलिजिबल है। अब मुझे बताओ कि मैं जब जो QRMP की स्कीम है उसको ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का टाइम पीरियड क्या है। तो मैंने जब जो मेरा सवाल था उसके बदले में गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया सर कि टैक्स पेयर कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट फॉर एनी क्वार्टर। मतलब क्या हुआ जी, आपको क्वार्टर फोर्थ के अंदर आपको क्वार्टर फोर्थ के अंदर ये स्कीम बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अगले क्वार्टर में अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में आपको लगता है नहीं यार ये स्कीम तो ठीक नहीं है, मुझे स्कीम से बाहर निकलना है। तो एक क्वार्टर तक तो आपको स्कीम ऑप्ट इन रखनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगले क्वार्टर के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि इससे बाहर निकलना है या अंदर रहना है। तो ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हो किसी भी एक क्वार्टर के लिए। और वो कैसे होगा? फ्रॉम फर्स्ट, बहुत ध्यान से सुनना सर, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना चाहते हो, अगर आप ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो आपके लिए टाइम पीरियड क्या है? फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ, फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछला क्वार्टर, पिछले क्वार्टर का सेकंड मंथ।
वहां से ऑप्शन चूज करने का या उसको रिजेक्ट करने, ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा पिछले क्वार्टर के सेकंड मंथ से, और कहां तक चलेगा? फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर। अब बड़े ध्यान से समझना सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कौन सा क्वार्टर चल रहा है सर? फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर का प्रीसीडिंग क्वार्टर क्या हुआ? थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का दूसरा महीना कौन सा हुआ? नवंबर। यहां तक मेरे साथ हो सर साहब आप लोग? प्रीसीडिंग क्वार्टर का दूसरा महीना हुआ नवंबर। नवंबर का पहला दिन हुआ 1 नवंबर। तो मेरे लिए ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन है फोर्थ क्वार्टर के लिए, वो शुरू हो जाता है कहां से? 1 नवंबर 2020 से। और ये ऑप्शन खुला कहां तक रहता है ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट करने का? करंट मंथ के, करंट क्वार्टर के पहले मंथ यानी जनवरी के आखिरी दिन तक, यानी 31 जनवरी। तो 1 नवंबर 2020 से जो पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन था, पिछले क्वार्टर के दूसरे महीने का पहला दिन था 1 नवंबर 2020, और इस क्वार्टर के पहले महीने का आखिरी दिन 31 जनवरी। ऐसा क्यों करना पड़ा सर, ये समझो आप। जैसे ही जनवरी महीना खत्म होगा, टैक्स पेयर को और गवर्नमेंट को दोनों को पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्कीम में चल रहे हो। तो जैसे ही जनवरी खत्म होगा, सरकार के पास डेटा तैयार होना चाहिए कि कौन क्यूआरएमपी के अंदर है और कौन क्यूआरएमपी के बाहर है। तो एक 31 जनवरी की कट ऑफ डेट लगाना जरूरी था। तो इसी तरह से जो अगला क्वार्टर है, यानी फर्स्ट क्वार्टर 2021-22, अप्रैल से जून 2021, उसके लिए टाइम पीरियड कहां से शुरू हुआ? 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट हो गया और कहां तक चला? 30 अप्रैल 2021 तक। यहां तक क्लियर है सर? इसकी एक इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। इफ ए टैक्स पेयर हैज टू ऑप्ट इन फॉर क्वार्टर 4 ऑफ 2021, देन टाइम अलाउड टू ऑप्ट इन वुड बी 1 नवंबर 2020, दैट इज फर्स्ट डे ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर, सितंबर से दिसंबर 2020, टिल 31 जनवरी 2021, दैट इज लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर, जनवरी से मार्च 2021। सप्लायर्स who have been opted in by default by the department। अब ये देखो सर मजे की बात, जैसे एक वो पुरानी फिल्मों में कहते थे ना कि तेरी नाम में भी हां है, तो वो बात हुई कि गवर्नमेंट ने कहा पता नहीं तुम लोग तो कब ऑप्ट करोगे नहीं करोगे हमें नहीं पता, हमें जिन जिन का लगता है कि ये ऑप्ट इन करना चाहेंगे हम बाय डिफॉल्ट उनको इस स्कीम में भेज रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट आज की तारीख में आपके कौन से क्लाइंट्स ऐसे हैं जो इस समय क्यूआरएमपी में ऑलरेडी ऑप्ट इन हो चुके हैं, चाहे आपने कुछ ना किया हो? देखो सर, नंबर 1, वो आपके क्लाइंट जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था और अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, वो क्यूआरएमपी में जा चुके। 1.5 करोड़ से कम था, रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे थे, वो क्यूआरएमपी में जा चुके। टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था लेकिन मंथली रिटर्न फाइल कर रहे थे, मंथली, वो क्यूआरएमपी में नहीं गए, वो आज भी मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर लेकिन 5 करोड़ से कम था और अपनी रिटर्न मंथली फाइल कर रहे थे, वो क्यूआरएमपी में जा चुके। तो बाय डिफॉल्ट आज आप अपना लॉगिन क्लाइंट का खोल के देखोगे तो उसमें आपको अपना क्लाइंट दिखाई देगा कि वो क्यूआरएमपी में है, वो क्यूआरएमपी में आ चुका। तो आपको तुरंत डिसाइड करना है कि उसको स्कीम में रखना है या बाहर निकालना है। जी सर। वो भी सर लास्ट डेट बस कल तक है, वरना उसके बाद फिर वो एक क्वार्टर के लिए तो फंस ही जाएगा। इतनी अच्छी स्कीम से बाहर कौन निकलना चाहेगा सर?
मैंने सब मंथली कर दिए हैं। सर ये तो बड़ी एक कमाल की बात है। इस समय क्यूआरएमपी स्कीम लाकर सरकार ने चुपचाप जो काम कर दिया वो क्या किया, जरा ध्यान से समझिएगा। अब या तो आपकी जीएसटीआर 1 और 3B दोनों या तो मंथली होंगी या क्वार्टरली होगी। बिल्कुल। जो पहले वाली मिक्स एंड मैच की स्कीम थी कि जीएसटीआर 3B मंथली चल रहा है, R1 क्वार्टरली चल रहा है, वो खत्म। या तो दोनों मंथली या दोनों क्वार्टरली। ठीक है सर। अब अगला सवाल उठता है, हाउ टू चेंज द फाइलिंग स्टेटस। अब ड्यू डेट से पहले पहले अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, यानी 31 जनवरी रात को 12 बजे से पहले अगर आप अपने किसी क्लाइंट का स्टेटस चेंज करना चाहते हो, उसको क्यूआरएमपी के बाहर निकालना चाहते हो या अंदर लाना चाहते हो, तो क्या उसका तरीका है कि लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब पे क्लिक करेंगे, रिटर्न्स टैब, सर्विसेज के अंदर रिटर्न्स टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वहां पर लिखा आएगा ऑप्ट इन। अगर ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने ऑप्ट आउट करना है, इवन देन आप ऑप्ट इन पर क्लिक करोगे, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न एंड देन सेलेक्ट द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। जैसे अब आप फिलहाल 2021 की बात करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करो। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ऐसी एक स्क्रीन सामने खुल जाएगी, उसमें आपके क्लाइंट का एग्रीगेट टर्नओवर लिखा आएगा 1920 का, कि लेस देन 1.5 करोड़ था या मोर देन 1.5 करोड़ था, और लिखा आएगा कि आपकी स्कीम जो ऑप्टेड है वो कौन सी स्कीम ऑप्ट इन कर रखी है, क्वार्टरली है या मंथली है। आप उसको जैसा भी चेंज करना चाहते हैं चेंज करके उसको आप सेव कर देंगे, आपका क्लाइंट क्यूआरएमपी में अंदर आ जाएगा या बाहर निकल जाएगा। ये इसमें भी बात सर, हमने क्लियर की सर। हाँ इसमें सर अगर मान लीजिए एक एसएससी है, उसके मोर देन 1 जीएसटी नंबर हैं और वन स्टेट में उसकी लास्ट ईयर 5 करोड़ से थी, सेकंड वो हुई नहीं और दूसरे साहब, में। आपके और मेरे दिल के तार इतने मिले हुए हैं कि अगली स्लाइड यही है। मजा आया था सर, बाय गॉड। ये देखो सर, आई हैव मेनी जीएसटी ऑन वन पैन। मेरी स्क्रीन कहीं आपके पास खुली तो नहीं हुई? सर, आई हैव मेनी जीएसटी ऑन वन पैन एंड माय एग्रीगेट टर्नओवर, मेरे पूरे हिंदुस्तान का जब टर्नओवर मेरा दिया जाएगा तो वो 5 करोड़ से कम है। Can I opt QRMP for some and continue in normal scheme for others? Yes, QRMP can be availed GSTIN wise. Therefore, we may opt QRMP for one GSTIN and continue with normal scheme on other GSTIN for same PAN. पवार साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे एक GSTIN के ऊपर मैं QRMP ले लूं और दूसरे के ऊपर कॉम्पोजिशन? एक, अच्छा अच्छा अच्छा, कॉम्पोजिशन भी और क्यूआरएमपी भी सर? नहीं हो पाएगा सर, मतलब बहुत मतलब मेरे को समझ नहीं आ हो ही रही नहीं है सकता, ऐसा। हाँ हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता, पहली बात तो ये कि कॉम्पोजिशन स्कीम ये कहती है कि अगर एक जीएसटी आपने कॉम्पोजिशन में ले लिया तो तमाम जीएसटी कॉम्पोजिशन में आएंगे। ठीक है। ठीक है ना सर? और दूसरी बात ये कि क्यूआरएमपी उनके लिए है ही नहीं जो बिल्कुल कॉम्पोजिशन भी। स्कीम में है। हाँ हाँ। राइट सर? चलिए सर आगे इसमें चलते हैं सर, इसमें एक ये था कि एक सर। जगह तो 5 करोड़ से ऊपर है, बट दूसरी जगह मेरी लास्ट ईयर कम सुन दो, थी, ना 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 तो ना ना उसमें तो ना। पूरा ही काउंट होगा ना? सर आपने जो एलिजिबिलिटी की स्क्रीन थी उसमें ये देखा था कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर हम्म। 5 करोड़ से कम है तो क्यूआरएमपी में आ सकते हो आप। डन अगर डन। आपका 1920 में किसी भी एक स्टेट में टर्नओवर या मिला जुला कर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला गया, फिर तो आप मंथली डीलर हो। बस ठीक है। टू कंटिन्यू विद क्यूआरएमपी, अब अगला सवाल ये आता है कि आप कह रहे हो सर ऑप्ट इन करना पड़ेगा, तो अगला बड़ा जेन्युइन सवाल ये बनता है कि अगर मैंने एक बार फोर्थ क्वार्टर के लिए लॉग ऑप्ट इन कर लिया, अगर मैंने एक बार फोर्थ क्वार्टर के लिए ऑप्ट इन कर लिया, तो क्या मुझे हर बार हर क्वार्टर के लिए बार बार जाके ऑप्ट इन करना पड़ेगा? ये तो मेरा काम बहुत बढ़ गया सर, मैं तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा। गवर्नमेंट ने कहा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार ऑप्ट इन कर लिया तो जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं कर दोगे,
जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं कर दोगे तब तक आप क्यूआरएमपी स्कीम में ही चलते रहोगे। वंस यू ऑप्ट इन यू शैल रिमेन इन द स्कीम टिल यू ऑप्ट आउट। अगला सवाल है सर, व्हाट इफ माय टर्नओवर क्रॉसेस 5 करोड़ ड्यूरिंग द करंट ईयर। पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम था, लेकिन इस साल मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 5 करोड़ से क्रॉस कर गया, अब क्या करें? तो इन्होंने कहा कि जैसे ही आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर गया, आप इस स्कीम से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपका क्वार्टर बीच में है, आपका क्वार्टर अगर बीच में है, जैसे मान लीजिए फोर्थ क्वार्टर की ही बात कर लेते हैं, अगर आपका क्वार्टर बीच में है तो इस क्वार्टर को तो कंप्लीट कर लो क्यूआरएमपी के अंदर। उसके बाद जैसे ही अगले क्वार्टर को ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन आएगा 1 फरवरी से, तो आप ऑनलाइन जाके इसको ऑप्ट आउट कर दो। ऑटोमेटिकली नहीं होगा? ऑटोमेटिकली नहीं होगा, तो वो मैन्युअली ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ओके। अब इसमें एक सवाल ये बन सकता है कि चलो जी, इस साल का टर्नओवर तो क्रॉस कर गया, लेकिन आपने जो मुझे ऑप्ट आउट करवाया वो तो अगले साल के लिए भी ऑप्ट आउट करा दिया। अभी अप्रैल टू जून का जो मेरा क्वार्टर था उसके लिए भी ऑप्ट आउट करवा दिया आपने, ये क्या बात बनी? तो सर आप तो एलिजिबल ही नहीं हो ना, क्योंकि प्रीसीडिंग पीरियड का टर्नओवर क्रॉस कर गया, प्रीसीडिंग ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस कर गया। एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, उसने सवाल पूछा कि सर अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाऊं, अगर मैं, ये स्कीम तो मुझे आपकी बहुत ही अच्छी लगी, अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाऊं तो क्या मैं ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं? सरकार ने जवाब दिया, हाँ जी बिल्कुल, आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओ और आप क्यूआरएमपी ऑप्ट कर पाओगे। व्हाट इफ देयर इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर, यानी जनवरी या फरवरी में कोई आदमी वॉलंटरीली जाके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा देता है या सरकार कैंसिल कर देती है, फिर क्या होगा? तो उसका जवाब यह है सर कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपनी क्वार्टर की रिटर्न तो दाखिल करनी ही करनी है। जो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 या 3 भी है उसको तो फाइल करना ही करना है, उसको फाइल करने के बाद नंबर उसका कैंसिल मान लिया जाएगा। सर दिस वाज अबाउट क्यूआरएमपी। पहले क्यूआरएमपी पे कोई सवाल है तो बताइए, फिर बहुत शॉर्ट में